हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2020 में आई एक अंडररेटेड सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर स्पेल का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं मार्क टॉनरॉय और राइटर हैं कर्ट विमर। लीड रोल में है ओमारी हार्डविक, जिन्हें आपने देखा था आर्मी ऑफ द डेड में। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मार्किस को, जो कि अब एक कामयाब और अमीर आदमी है, लेकिन बचपन में ही अब्यूजिंग का शिकार था। इसका डैड इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, जिसके निशान आज तक इसकी बॉडी पर मौजूद हैं और वो इसकी बुरी यादों को जिंदा रखते हैं। एक दिन तंग आकर ये अपने घर से भाग आया था और उस दिन के बाद इसने कभी मुड़कर नहीं देखा। इसी वजह से आज ये एक अच्छी लाइफ जी रहा है और साथ में इसकी फैमिली भी। इसकी शादी हो चुकी है वियोरा के साथ और इसके 2 बच्चे भी हैं, टाई और सैम। अब इसका बचपन काफी खराब था, इसे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए अपने बच्चों की हर एक विश पूरी करता है और उन्हें जरा भी नहीं डांटता, जिस वजह से वियोरा काफी गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन अपने बच्चों को डरा धमका कर ये अपने डैड के जैसा बनना नहीं चाहता। इसके बच्चों के पास पूरी फ्रीडम है, चाहे वो महंगे से महंगी चीज खरीदे, टैटूज बनवाए या कुछ भी। इसके पास की परछाई उनके ऊपर नहीं है। खैर, ये तो हो गया पूरा परिचय। अब बढ़ते हैं आगे। सुबह सुबह वियोरा एक रूम में फंस जाती है क्योंकि दरवाजे का लॉक अटक गया था। तब मार्किस एक पेन का यूज करके उसे खोल देता है, यानी कि इसे लॉक पिकिंग आती है। प्रो टिप: अगर एक अच्छी खासी चल रही कहानी के बीच में जबरदस्ती ऐसा कुछ दिखाया जाए जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, तो समझ जाओ कि इम्पोर्टेंट है और आगे काम आएगा। मार्किस अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड अब नहीं रहे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बैड न्यूज है या गुड न्यूज, उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। वो एकदम ब्लैंक था। घर जाकर ये बात वो अपनी फैमिली को बताता है तो वियोरा कहती है कि हम सब तुम्हारे डैड के फ्यूनरल में जाएंगे। हालांकि उनके बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही फोन में वो यहाँ लगे हैं, ऐसे ही वहाँ लग जाएंगे। अपने प्लेन में बैठकर वो सब निकल जाते हैं और प्लेन उड़ा रहा है मार्केस। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन रास्ते में लैंड करके वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि प्लेन को रिफ्यूल करना था। ऑफ कोर्स वहाँ का ओनर एक क्रीपी बूढ़ा आदमी था जो कि स्नैक्स के साथ साथ स्नैक्स भी बेच रहा था। अब ये रूरल एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर वुडू वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है। वुडू का मतलब सिंपल भाषा में काला जादू। मार्केस ओनर के पास जाता है जो कि एक बैग बना रहा था जो काम आता है वुडू से बचने के लिए। और जहाँ मार्केस जा रहा है उस जगह का नाम सुनते ही ओनर उसे भी एक बैग ऑफर करता है, लेकिन वो नहीं लेता। मीनवाइल बाहर एक लड़का आकर टाई से बातें करने लगा था और यहाँ हम देखते हैं कि टाई के राइट हैंड की एक उंगली टूटी हुई है, यानी कि वो टूट गई थी और अब ऐसी हो गई। अब तक तो वो लड़का एक क्रीपी लग रहा था, लेकिन जैसे टाई उसे बताता है कि हम उन पहाड़ियों के पीछे जा रहे हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो खुद ही चुपचाप वहाँ से निकल लिया था। खैर, अब वो सब वहाँ से जा रहे थे कि तभी वहाँ पर आ जाता है शेरिफ। आमतौर पर यहाँ प्लेन दिखाई नहीं देते, इसलिए वो चेक करने आया है। पूछताछ करने के बाद वो भी चल दिया और ये भी। मार्केस जानता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन उसे खुद पर पूरा यकीन है वो तूफान से भी प्लेन को निकाल लेगा। रात होते ही वो तूफान में फंस गए थे और यहाँ वियोरा और मार्केस के बीच झगड़ा हो गया। वो बहस में बिजी थे कि तभी प्लेन के ऊपर बिजली गिर जाती है, जिस वजह से वो बेकाबू हो गया था। उसे संभालने में मार्कस फेल रहता है, इसलिए जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पाता है कैटिक में। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और सबसे ज्यादा खराब है उसका पैर, जो कि जमीन पर रखा भी नहीं जा रहा। उस पैर के सहारे वो खड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए एक पैर पर कूद कूद कर वो पहुंचता है विंडो तक और देखता है कि वो तो एक फार्म पर है। उसके कपड़े भी वहीं पर लटके हुए थे। अभी वो दिमाग दौड़ा रहा था कि तभी वहां पर आ जाती है मिसेस लॉइस, जिसका वो घर है। वो उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरी फैमिली कहाँ पर है। लॉइस कहती है कि तुम्हें आराम चाहिए, जाकर बेड पर लेट जाओ। लेकिन मार्कस उसकी नहीं सुनता, इसलिए वो बुलाती है अपने हस्बैंड अर्ल को और वो बुलाता है उनके सांड बेटे लुइस को, जो कि एक झटके में उसे बेड पर पटक देता है। या मार्कस समझ जाता है कि तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसे तो कोई भी हेल्प नहीं करता। वो उनसे जवाब मांग रहा था तब अर्ल उसे बताता है कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया था और मलबे में हमें सिर्फ तुम मिले। मार्कस कहता है कि मेरी फैमिली भी वहीं पर आसपास होगी, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता, मुझे जाने दो। लेकिन वो उसे हिलने भी नहीं देते और कहते हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। वो मान नहीं रहा था तभी लॉइस अपनी जेब से 2 डिब्बियां निकालती है, एक लाल और एक काली। इन दोनों में उसका बनाया पाउडर है। लाल वाली का पाउडर वो उसके ऊपर फूंक देती है और तभी वो बेहोश हो गया था। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये वुडू जानती है। थोड़ी मिट्टी और मार्कस की चीजों से वो एक डॉल बनाती है जिसके ऊपर अर्ल थूकता है। यहाँ लुइस 3 ग्रेव्स खोदने में लगा हुआ है, जिसका मतलब आप जानते हो। फिर अचानक मार्कस को होश आता है क्योंकि लॉइस ने वो काली डब्बी वाला पाउडर उसके ऊपर फूंक दिया। या मार्कस कोशिश करता है लॉइस को फंसाने की। वो उसे पैसों का झांसा दे रहा था, लेकिन वो कहती है कि अगर मेरे जितना जियोगे तो जान पाओगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि मुझे अपना टेलीफोन यूज करने दो, मैं खुद ही एम्बुलेंस को बुला लूंगा। लेकिन वो कहती है कि हमारे पास टेलीफोन है ही नहीं और यहाँ दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर तुम्हें ठीक होना है तो यहीं पर रहना होगा और वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगी। वो मार्कस को उसकी डॉल दिखाती है जिसे वो बता रही थी एक बुगिटी, यानी कि वुडू डॉल। ये तो आपने कई बार देखी होंगी, जो कुछ इस डॉल के साथ करोगे उसका सीधा इफेक्ट होगा मार्कस के ऊपर। लेकिन वो सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू से बता रही है। वो कहते हैं कि जितना सुधार इस बुगटी में होगा उतना ही होगा तुम्हारे अंदर।
मार्कस देखता है कि उसका लाइसेंस भी उस डॉल पर लगा है। यहाँ वो दोनों डब्बियाँ निकाल कर मार्कस को बताती है कि लाल वाली है बेहोश करने के लिए और काली वाली है वापस होश में लाने के लिए। यहाँ भी वो प्रो टिप अप्लाई होगी। अब इसे लग रहा होगा कि अगर गैस स्टेशन के ओनर से वो बैग ले लेता तो ही अच्छा होता। उस डॉल को वो विंडो पर रख देती है और साथ ही वहाँ नमक की लाइन बनाकर कहती है कि अब डेविल भी तुम्हें लेने अंदर नहीं आ सकता, अब तुम आराम करो। ये कहकर वो दरवाजा लॉक करके चली जाती है और हम देखते हैं कि दरवाजे पर एक बेल है जो कि उसके खुलने या बंद होने पर बजेगी। आपको याद होगा कि लॉक खोलना मार्कस को आता है, लेकिन बेल की वजह से वो उसे नहीं खोलेगा। फिर भी निकलना तो उसे है ही, इसलिए वो चूज करता है विंडो को। यहाँ पर हम एक पेंगुइन का फिगर देखते हैं जो कि रेफरेंस है मिस्री का, और ये मूवी उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। खैर विंडो से बाहर निकलते ही वो फिसल कर लटक गया था, लेकिन किसी तरह वो दोबारा ऊपर चढ़ जाता है। ऐसी छत पार करके वो पहुंच गया था बांड की छत पर, और वहां से वो देखता है कि अंदर तो वुडू का लाइव डेमो चल रहा है। इसमें आसपास के सभी लोग शामिल है और उन सभी ने ही अपनी बुगटी बना रखी है। अर्ल कहता है कि आज तो हम जानवरों को यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्लड मून की रात हम तुम सबको पूरी तरह ठीक कर देंगे। अब थोड़ी डेमो भी देख लो। एक काली बिल्ली की जीभ काट कर वो एक गूंगी औरत की बुगटी में लगा देते हैं और उसी वक्त वो बोलने लगती है। उसी बिल्ली की आंखें वो एक ब्लाइंड मैन की बुगटी में लगाते हैं, लेकिन वो अब भी नहीं देख पा रहा क्योंकि उसकी आंखें है ही नहीं। तब एक बकरे की आंखें निकाल कर वो उसमें फिट कर देते हैं और अब वो देखने लगा। कुछ इस तरह का एंशिएंट मैजिक वहां पर चल रहा है जो कि सीधा कनेक्टेड है डेविल से, क्योंकि ये सब उसी की पूजा करते हैं। खैर उस ब्लाइंड मैन को अब इतना साफ दिख रहा था कि सबसे पहले उसे दिखाई देता है मार्कस। वो जल्दी से छुप जाता है, लेकिन अब इलाइस और अर्ल लुइस को लेकर उसे चेक करने जा रहे हैं। अब वो भाग सकता है, लेकिन जाएगा कहाँ? कुछ ही देर में पकड़ा जाएगा, इसलिए समझदारी दिखाकर वो जल्दी से वापस एटिक में पहुंच जाता है। इलाइस वहां पहुंच गई थी, लेकिन तब तक वो चादर ओढ़कर लेट गया था। हालांकि विंडो बंद करना वो भूल गया, लेकिन इसके लिए बहाना रेडी है। वो कहता है कि मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैंने विंडो खोल दी। इलाइस उसकी बात मान लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि यह सच में बाहर निकला था, इसलिए इस बार वो विंडो को भी लॉक करके चली गई। मार्कस को अब भी उसके डैड के नाइटमेयर्स आते हैं और मरते मरते भी उसने मार्कस को टॉर्चर में फंसा दिया। खैर अचानक उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि नीचे से स्मार्टफोन की आवाज आ रही थी। उसके पास ही खाना रखा था जिसे वो अच्छी तरह खा लेता है, एक एक हड्डी चूस कर। इलाइस ये देखकर खुश थी। वो उसके लिए और खाना लेने जाती है और इस बार वो दरवाजा बंद करना भूल गई। इसका फायदा उठाकर वो उस बेल की घंटी निकाल लेता है जिससे वो बजेगी नहीं। इलाइस के आने पर वो उसे कहता है कि मैंने अभी फोन की आवाज सुनी थी, लेकिन वो कहती है कि यहाँ पर कोई फोन नहीं है। उसके पास मार्कस की खाई हुई हड्डियां थी जिनका यूज करके वो उसका फ्यूचर बता रही थी। वो बताती है कि ब्लड मून की रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपनी फैमिली को दोबारा देख पाओगे और वो रात भी आने वाली है। इलाइस चली जाती है उन हड्डियों को वहीं पर छोड़कर। मार्कस उन्हें जोड़ता है तो एक हाथ बन जाता है जो कि था उसके बेटे टाई का, यानी कि बड़े मजे से ये अपने ही बेटे को खा रहा था। ये सोचकर ही उसे वॉमिट हो जाती है और तभी उसके मुंह से निकलता है स्किन का एक टुकड़ा जिसके ऊपर टाई का टैटू था। यानी कि यहाँ कुछ बहुत ही हॉरिफाइंग चल रहा है और मार्कस को यहाँ कैद करने की वजह भी कुछ और है, क्योंकि इसके बेटे को तो ये खा गए। मार्कस का दिमाग एकदम सुन हो गया था। तभी इलाइस वहाँ पर आ जाती है हड्डियों को ले जाने के लिए, और वो ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके लिए भी काफी मुश्किल था। अब वो खुद नहीं जानता कि उसका क्या होगा और क्या उसकी वाइफ और बेटी जिंदा है या उन दोनों को भी इन्होंने मार दिया। इन सवालों के जवाब उसे तभी मिलेंगे जब वो यहाँ से निकलेगा, और वो टाइम है अब। उस घंटी से लॉक खोलकर वो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर आ गया था अर्ल। जल्दी से दरवाजा बंद करके उसने खुद को छुपा लिया। अब वो ऑलमोस्ट फ्री हो गया था, लेकिन किचन में खड़ी थी इलाइस, इसलिए इतने पास होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं जा सकता। तभी उनका पालतू कौवा बोल पड़ता है, जिस वजह से मार्कस को छुपना पड़ता है। किसी तरह उसने इलाइस से खुद को बचाया और उसके ऊपर जाते ही एक टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। ऐसी बारिश में गिरते पड़ते वो पहुंच जाता अपने क्रैश हुए प्लेन तक। उसके अंदर चारों तरफ खून ही खून था। मदद के लिए वो आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है घर, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता लुइस उसे झपट लेता है। उसकी आंख खुलती है उसी एटिक में, और वो देखता है कि वो तीनों तैयार होकर बाहर जा रहे हैं आज रात के लिए सामान लाने, क्योंकि आज रात ब्लड मून है। उनके जाते ही वो सबसे पहले अपने पैर को चेक करता है, क्योंकि इसका दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पट्टी उतारते उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि इसके पैर के अंदर एक बड़ी सी कील ठुकी हुई थी, इसलिए पैर वो जमीन पर नहीं रख पा रहा था। आप खुद ही फील कर सकते हो, और आप ये भी फील कर सकते हो कि अगर ये कील को बाहर निकाल देगा तो अच्छे से चल पाएगा। यही वो करता है, और आप देख सकते हो कि कील कितनी ज्यादा लंबी है। जब ये हिलती होगी इसे कितना दर्द फील होता होगा। खैर अब वो सभी रूम्स को चेक कर रहा था, तभी वो देखता है कि बाहर 3 ग्रेव्स हैं। ये देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो हाथों से उन्हें खोदने में लग गया था, लेकिन ये सब पूरी तरह स्कैम था। तीनों ग्रेव्स में थे जानवर, जो कि इसका मनोबल तोड़ने के लिए दबाए गए होंगे, ताकि इसे लगे कि इसकी फैमिली तो मर गई और ये चुपचाप वहीं पर पड़ा रहे। वो जल्दी से बांड में जाता है और वहाँ बेसमेंट में जाने पर उसे ढेर सारे कॉफिन्स मिलते हैं, जिनके अंदर ढेर सारी लाशें थी जिनके बॉडी पार्ट्स काट कर बुगेटिस पर लगाए गए थे। वहाँ से एक फोटो भी मिलती है जिसके अंदर इलाइस, अर्ल और लुइस तीनों थे, लेकिन उस फोटो को देखकर वो चौंक गया था, क्योंकि वो फोटो है 1860 की। ये आपको इलाइस की बात समझ आई होगी कि मेरे जितना जियोगे तो पता चल जाएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अब सवाल यह है कि आखिर अब तक जिंदा कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है एक बुक में जो कि वहीं पर पड़ी थी।
उसमें ब्लड मून का ट्रांसफर ऑफ लाइफ स्पेल बताया गया है, जिसका यूज मार्किस के ऊपर किया जा रहा है और वो पूरा होगा आज रात, जब वो इसकी लाइफ को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, यानी कि दूसरों की लाइफ छीन कर वो तीनों अब तक जिंदा हैं। ध्यान रहे यहाँ लाइफ की बात हो रही है, यानी कि जीवन की, ना कि सोल यानी कि आत्मा की। जितना भी इसका लाइफ स्पैन है उसे छीन कर वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे उनकी लाइफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मार्किस यहाँ से भाग सकता है, लेकिन ऐसा वो नहीं करेगा क्योंकि वो जान गया है कि लाइफ इनके लिए काफी कीमती है, इसलिए इन्होंने इसकी फैमिली को भी नहीं मारा होगा। और जैसा कि इलॉयस ने बताया था, आज रात ही अपनी फैमिली को देख पाएगा, यानी कि उन पर भी यही स्पेल डाला जा रहा है जो कि आज रात पूरा होगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे पहली तैयारी करनी होगी। वहाँ पर इलॉयस का सारा सामान रखा था, जिनमें से उसके पाउडर उसने उठा लिए, साथ ही उसके पर्सनल सामान का यूज करके उसने इलॉयस की एक बुगटी बना डाली। वहाँ पर उनके फोन्स भी थे, जिनमें सिर्फ टाई का फोन ऑन था। वो तीनों भी वापस आ गए, इसलिए फोन लेकर वो पहुंच जाता है ऊपर, लेकिन वो उनकी बातें भी सुन रहा था। अब वो चेक करने आएंगे कि इसने वो कील निकाली तो नहीं। अगर वो निकली हुई मिली तो वो सीधा इसका पैर ही काट देंगे, क्योंकि अब नाइस बनने का कोई मतलब नहीं, इनका काम बस होने वाला है। अब मार्किस के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो दोबारा उस कील को अपने पैर में घुसाता है और ये काफी पेनफुल था, फिर भी उसने कर लिया। वो उसका पैर चेक करते हैं और कील को वहीं पर देखकर इलॉयस कहती है कि ये तो बड़ी जल्दी ठीक हो रहा है। अब तक वो मार्किस को सिर्फ झूठी तसल्ली दे रहे हैं। उनके जाने के बाद वो देखता है कि फोन में बैटरी नहीं थी। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करना चाह रहा था, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता और वो ज्यादा टैक्स हैवी नहीं है, इसलिए वो ये भी नहीं जानता कि बिना लॉक खोले भी वो इमरजेंसी कॉल कर सकता है। लेकिन आखिर में उसे पता चल जाता है। पुलिस को कॉल करने पर फोन उठाता है वही शेरिफ जो इन्हें आते हुए मिला था। वो कहता है कि मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपकी वाइफ और बेटी मेरे पास आई थी, लेकिन आपका बेटा अब नहीं रहा। ये सुनकर मार्कस को काफी दुख हुआ। खुद को संभाल कर वो उसे बताता है कि मैं एक लोकल घर में कैद हूँ, जिसके मालिक हैं इलॉयस और अर्ल। शेरिफ कहता है कि उन्हें मैं जानता हूँ और मैं यहीं पास में हूँ, इसलिए मैं बस पहुँच गया। कुछ ही देर में शेरिफ वहाँ पहुँच गया और इतने में मार्किस ने वो कील अपने पैर से निकाल ली। वो जाने की तैयारी में था, तभी इलॉयस आकर उसकी डॉल की मदद से उसे रोक देती है। उसने डॉल की ज़बान निकाल कर फेंक दी और उसे बांध दिया, इसलिए मार्किस का भी वही हाल है। वो बंध गया है और वो बोल भी नहीं सकता। शेरिफ उसके सामने ही था, लेकिन वो क्या करे। वो मार्किस के पास फोन भी करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तब शेरिफ वहाँ से चल देता है और मार्किस भी अपनी डॉल, उसकी ज़बान और नमक उठाकर उसके पीछे निकल जाता है। शेरिफ को उसने रास्ते में रोक लिया। डॉल की ज़बान लगाते ही वो बोलने लग गया था। वो शेरिफ को सब कुछ बता देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी उनसे मिला हुआ है। वो उसे फिर से वहीं पर ले आया। वो सब उसे बांड में ले जाते हैं, जहाँ पर स्पेल पूरा होगा और यहाँ फाइनली वो अपनी पूरी फैमिली को देख पाया। इलॉयस पाउडर फूंक कर उसे बेहोश कर देती है और अब वो उसका दिल निकालने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही वो स्कील से अर्ल का दिल रोक देता है। ये होश में इसलिए आ गया क्योंकि जब इसने इलॉयस की डब्बियां उठाई थी तब इसने अंदर के पाउडर्स को बदल दिया था, यानी कि जो पाउडर इस पे फूंका गया था वो होश में लाने वाला था। अब ये देखकर बाकी सब तो वहाँ से भाग गए थे। वो जल्दी से अपनी फैमिली को होश में लाता है और सभी सही सलामत थे, बस टाई का एक हाथ गायब है। इस फैमिली टाइम के बाद वो जाता है शेरिफ के पीछे, क्योंकि इन्हें उसकी कार चाहिए। अर्ल की बॉडी को कार पर फेंक कर वो शेरिफ को रोक लेता है। इसके बाद उस पर अटैक करके वो उसे चीर देता है और कार को लेकर पहुंच जाता है वापस अपनी फैमिली के पास, लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। सबसे पहले तो वो एक बुगेटी को पानी में डुबा देता है। इसके बाद बांध में जाता है तो उसके पीछे पहुंच जाता है लुइस। वो मार्कस पर भारी पड़ रहा था, उसे काबू करना मुश्किल है, लेकिन वो तो इसने पहले ही कर लिया। लुइस के मुंह से ढेर सारा पानी निकलने लगता है, क्योंकि जो बुगेटी इसने पानी में डुबाई थी वो इसी की थी, या वो भी मर गया। अब बारी है इलॉयस की, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बुगेटी है तो क्या गम है। पहले तो वो पाउडर से उसे बेजान करता है, इसके बाद उसकी बुगेटी को एक शॉट मारता है, जिससे वो भी दूर जाकर गिरती है। अब वहाँ पर आग लग गई थी, इसलिए वो तो बाहर निकल जाता है और जाते जाते बाहर नमक से एक लाइन बना देता है, क्योंकि अगर डेविल उसे पार नहीं कर सकता तो डेविल के चेले भी नहीं कर सकते। यहाँ बाण के साथ इलॉयस भी जल गई। बाकी सब उसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन सब की बुगेटी उसके पास थी। अपनी फैमिली को उसने इस नाइटमेयर से बाहर निकाल लिया, लेकिन आखिर में हमें दिखाई जाती है इलॉयस की बुगेटी, जो कि अचानक आंख खोल लेती है, यानी कि वो भी नहीं मरी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी काफी सही है। ये वुड मूवीज काफी कम ही देखने को मिलती हैं और मेन स्ट्रीम में तो ना के बराबर। ये भी एक बड़ी मूवी है जो कि थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से 1 महीना डिले करके इसे होम मीडिया पर रिलीज कर दिया गया, जहां कोई भी पैसे देकर इसे देख सकता था। इसने कमाई की थी $5,104 की। इसे कुछ खास पसंद नहीं किया गया। इसे शूट किया गया था साउथ अफ्रीका में, जबकि ये बेस्ड है यूएस में। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और कमेंट करके बताओ कि क्या आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो या फिर कोई और सब जॉनरा, कमेंट करके बता देना। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके ऊपर स्पेल डाल सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।